हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के कुछ और रिएक्शंस। जो सबसे पहला रिएक्शन हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो है डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, जिसमें कि कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया गया है ग्लाइकोल के साथ, उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का उत्पाद, किस प्रकार का प्रोडक्ट बने। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन डिहाइड्रेशन विद डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो डिसाइड करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिसाइड करेगा कि किस प्रकार का प्रोडक्ट हमें इथिलीन ग्लाइकॉल से प्राप्त हुआ। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट किया। आप देखें कि ये दो ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये और एक ये। यहाँ देखिए ये OH देन CH2OH एक मॉलिक्यूल ये, और दूसरा ये रहा OH CH2 और ये OH दूसरा मॉलिक्यूल ये। इन दोनों में से जो है वो वाटर निकल जाता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब इसको गर्म किया जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन में एक का OH और दूसरे का H जो कि सर्कल में यहाँ दिखाया गया है, इस तरह से डिहाइड्रेशन होता है और डाईइथिलीन ग्लाइकॉल पाया जाता है। दिस इज डाईइथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड और एग्जामिनेशन में इस तरह के डिहाइड्रेशन रिएक्शंस पूछे जाते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। बोथ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से भी और BSc के एग्ज़ाम के नज़रिए से भी ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन वाले। दूसरा जो डिहाइड्रेशन हम देख रहे हैं वो है हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखिए ये इथिलीन ग्लाइकॉल का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ OH CH2 CH2OH, और दूसरा इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल ये रहा। तो दोनों इथिलीन ग्लाइकॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से अरेंज करके इसमें से वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से निकालिए कि एक का OH और दूसरे का H, और जिसका यहाँ पर OH निकाला है उधर उस दूसरी तरफ से उसका हाइड्रोजन निकाल के और इसका OH निकाल के, इस तरह से आप ऑल्टरनेट इस मैकेनिज्म को दिखा सकते हैं। और दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने पर हमें प्राप्त हुआ डाइऑक्सिन। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों एक दूसरे से भिन्न इसलिए हैं क्योंकि इनमें जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जली कारक जो अभिकर्मक है, वो इन दोनों में एक दूसरे से डिफरेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो देखिए फिर दोबारा इथिलीन ग्लाइकॉल हमने लिया और उसको ट्रीट किया, या उसका ट्रीट करने का मतलब उसका रिएक्शन करवाया, उसको अभिकृत किया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया और आप देख सकते हैं कि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। वाटर मॉलिक्यूल निकला है और एक प्रोटॉन का ट्रांसफ़र भी हुआ है इसके अंदर, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला, तो ये हुआ H2O। उसके साथ ही जो यहाँ पर एक ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसमें से एक जो हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के ऊपर चला गया, तो ये CH2 से CH3 बन गया। और साथ ही साथ क्योंकि इस वाले कार्बन से एक H यहाँ गया, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से एक हाइड्रोजन यहाँ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो इन दोनों के बीच में देखिए एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से गया, तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है जो कि ये है। तो यानी इस वाले कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन रह जाता है जो कि ये है, और जो दूसरा जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है CH2 के ऊपर, जो कि CH3 में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जिंक क्लोराइड, अगर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन से हमें इथिलीन ग्लाइकॉल से हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन डिहाइड्रेशन का देखिए कि केवल इथिलीन ग्लाइकॉल को ही लेकर बिना किसी रिएजेंट के सिर्फ इथिलीन ग्लाइकॉल को अगर हम 500 डिग्री तक इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ से OH और
H यहाँ से निकालिए और वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से निष्कासित हो जाता है और फलस्वरूप जो है एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी गेट इथिलीन ऑक्साइड या इपॉक्साइड उत्पाद प्राप्त होता है। तो हमने 4 कंडीशंस देखे आज और इन चारों में जो है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो अलग अलग था। यहाँ पर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ही नहीं, सिर्फ हीट किया है खाली इथिलीन ग्लाइकॉल को हाई टेम्परेचर तक। तो हर बार जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग आया है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस से डिहाइड्रेशन के जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बोथ इन बीएससी एग्जामिनेशन एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ध्यान रखिएगा इन रिएक्शंस का। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे जो स्क्रीन पे है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन। आप देखिए ये जो रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड होता है और जो एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है और इसके नतीजे से जो है 1,3-डाइऑक्सोलेन या फिर साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल प्राप्त होता है। साइक्लिक एसिटल तब प्राप्त होगा जब ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसमें से दोनों जो R1 और R2 ग्रुप में से कोई एक जो है वो हाइड्रोजन हो तो उत्पाद को कहेंगे एसिटल, और अगर ये दोनों के दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स हैं तो इस उत्पाद को कहेंगे हम कीटल, साइक्लिक कीटल, चक्रीय कीटल या चक्रीय एसिटल। तो ये जो है 1,3-डाइऑक्सोलेन है, क्योंकि देखिए ये अगर पहला एटम है, दूसरा और तीसरा तीसरे पे भी ऑक्सीजन है, तो ये 1,3-डाइऑक्सोलेन इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है। आप देखिए कि जो कार्बोनाइल ग्रुप में बी रीजनरेटेड बाय एडिशन ऑफ पर आयोडिक एसिड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइऑक्सोलेन। तो ये जो डाइऑक्सोलेन हमें इसके इथिलीन ग्लाइकॉल और कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के रिएक्शन के द्वारा जो प्राप्त होता है, इस डाइऑक्सोलेन से वापस हम ये कार्बोनाइल यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कार्बोनाइल जो कंपाउंड है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए कि इसका रिएक्शन पर आयोडिक एसिड के साथ किया और ये बॉन्ड्स इस तरह से टूटे, जैसा कि यहाँ पर रेड लाइन से दिखाया गया है, ब्रोकन लाइन से, और इस तरह से जो है वापस आपको R1CO और जो है R2 ये वापस मिल जाएगा। और दोनों यहाँ पर क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाता है तो यहाँ पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स या कह सकते हैं 2 फॉर्मेल्डिहाइड भी साथ में प्राप्त होंगे। इस जो डाइऑक्सोलेन फॉर्मेशन का जो या साइक्लिक एसिटल और कीटल रिएक्शन है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब अगर आप दिखाना चाहें तो ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस तरह से आप एक रिंग में या बैलून में डालें और उसको निकाल दें, तो जो बाकी बचा हुआ होगा वो ये डाइऑक्सोलेन है और जो ये रिंग वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर है। अब इसका क्या फ़ायदा है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो कार्बोनाइल यौगिक, कार्बोनाइल जो ग्रुप है, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप है, उसको परिरक्षित कर देता है कि ये आगे फर्दर अब इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा यदि वो डाइऑक्सोलेन के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये कार्बोनाइल ग्रुप का जो ये कार्बन है ये डाइऑक्सोलेन में कन्वर्ट हो गया, साइक्लिक एसिटल या कीटल में कन्वर्ट हो गया, इसके ऊपर कई रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। और जब बाकी सारे रिएक्शंस जो हमें इस यौगिक के ऊपर करवाने हैं, सिवा बचाकर कार्बोनाइल कार्बन को, वो सारे रिएक्शन करने के बाद पैरायोडिक एसिड से आप इसका रिएक्शन करवाइए और फिर वापस ये जो C डबल बॉन्ड O हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इसको कहते हैं परिरक्षण या प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा इस एग्जाम्पल के अंदर कि परिरक्षण किस बात का किया गया। देखिए ये परिरक्षण जो है वो तब इम्पॉर्टेंट है जब इस कार्बोनाइल जो मॉलिक्यूल है इसमें ये R1 और R2 के स्थान पे कोई लंबी सी श्रृंखला हो या बड़ा सा कुछ इसमें ग्रुप लगा हुआ हो जिसमें तरह तरह के दूसरे ग्रुप्स वगैरह लगे हुए हों और तब जाके रिएक्शन करवाना हो, तो ऐसे पॉलीफंक्शनल या बहु
क्रियात्मक समूह वाले यौगिक में यदि कार्बोनाइल ग्रुप पड़ा हुआ है और उसके अंदर प्रेजेंट है और उस क्रियात्मक समूह को, इस कार्बोनाइल को हम अभिक्रिया से बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे जो क्रियात्मक समूह हैं जैसे OH इत्यादि, उनको हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं और इसको बचा के रखना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम इसका इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करके डाइऑक्सोलेन में परिवर्तित कर देते हैं। यानी इसका हमने परिरक्षण कर लिया, इसका प्रोटेक्शन कर लिया, और जो प्रोटेक्टिव ग्रुप है ये साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल है, जिसको वापस हमने रिकवर पैरायोडिक एसिड के द्वारा, हाइड्रोलिसिस के द्वारा करके इस C+O ग्रुप को वापस पा लेते हैं। यदि आपको मेरी बात यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। देखिए जो अभी यहाँ लिखा हुआ है कि 1,3-dioxolane आर प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर C+O ग्रुप इन रिएक्शंस कैरिड आउट इन एल्कलीन मीडियम। अगर एल्कलीन मीडियम में कोई रिएक्शन की जा रही है तो उस रिएक्शन में जो है कार्बोनाइल ग्रुप को परिरक्षित करने के लिए ये 1,3-dioxolane या साइक्लिक एसिटल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका एल्कलीन मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होता, ये बचे हुए रहते हैं, परिरक्षित रहते हैं। देखिए एग्जाम्पल है इसका, एक एग्जाम्पल है कि हाउ टू सिंथेसाइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या पूछा गया है कि इस यौगिक से ये जो कंपाउंड B है कैसे प्राप्त करेंगे। अगर हमको देखिए आप C+O जो एस्टर ग्रुप है वो यहाँ पर अल्कोहल में परिवर्तित हो गया है, ये जो C+O है वो CH2 में परिवर्तित हो गया है और OH साइड में यहाँ पर लगा है। तो इसको किस तरह से हम इससे ये प्राप्त करें और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें कोई रिएक्शन ना हो। एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ भी C+O है, इधर भी C+O है, लेकिन एक को हम उत्पाद में या प्रोडक्ट में बचा के रखना चाहते हैं और दूसरा जो है उसको रिएक्ट करवाना चाहते हैं और वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में हमको इसको बचाने के लिए हमको इसे साइक्लिक एसिटल में या 1,3-dioxolane में कन्वर्ट कर लेना होता है। सो लेट अस सी हाउ इट हैपन्स। देखिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में दो बातें जान ले। प्रोटेक्टिंग ग्रुप या परिरक्षण समूह क्या होता है। इन ए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, एक बहु क्रियात्मक समूह वाले यौगिक में केवल यदि एक डिजायर्ड इच्छित समूह को रिएक्ट करवाना चाहें और अनडिजायर्ड जिसको हम रिएक्शन नहीं करवाना चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहें बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ डेरिवेटिव, उसको किसी व्युत्पन्न में, जिसका हम रिएक्शन नहीं करवाना चाहते हैं उसको किसी व्युत्पन्न में उसको कन्वर्ट कर दें ताकि वह रिएक्ट न करे, तो ऐसे समूह को हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। When a reduction of ester is required in the presence of a carbonyl group, अभी हमने जो देखा था कि एस्टर का रिडक्शन करेंगे और C+O कार्बोनाइल ग्रुप है और the attack of the hydride on the carbonyl has to be prevented by protection। तो ऐसी स्थिति में अगर C+O भी है और जो है देखिए C+O भी है और एस्टर ग्रुप भी है, हम इसे बचाना चाहें और इसको रिएक्ट करवाना चाहें तो ऐसी स्थिति में भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप का इस्तेमाल होता है। और यहाँ देखिए द अटैक ऑफ द हाइड्राइड ऑन द कार्बोनाइल हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके ऊपर हाइड्राइड का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो रिएक्शन है वो उसको प्रिवेंट या रोका जा सकता है बाई प्रोटेक्शन, परिरक्षण के द्वारा एस्टर का रिएक्शन करवाएंगे लेकिन कार्बोनाइल को बचा के रख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल द कार्बोनाइल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल, कार्बोनाइल को एसिटल में परिवर्तित कर दिया जाएगा विच डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्राइड, जो कि हाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। द एसिटल इज देन कॉल्ड अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द कार्बोनाइल। ऐसी स्थिति में जो एसिटल साइक्लिक एसिटल बन रहा है वो कार्बोनाइल समूह का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है।
आफ्टर द स्टेप इन्वॉल्विंग हाइड्राइड इज कंप्लीट, जो हाइड्राइड के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो स्टेप जब कंप्लीट हो जाता है, एसिटल इज रिमूव्ड, एसिटल को हटा लिया जाता है बाय रिएक्टिंग विद एक्वस एसिड, एक्वस एसिड के साथ रिएक्शन करके या पेराहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके हम उसको वापस ओरिजिनल कार्बोनाइल समूह को पा सकते हैं। और जब हम वापस जो ओरिजिनल कार्बोनाइल समूह को बिना रिएक्शन किए हुए पा लेते हैं, उस स्टेप को कहते हैं डी प्रोटेक्शन या विपरिरक्षण। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। ये देखिए, ये वाला जो कंपाउंड हमने लिया था जिसका हमें कन्वर्शन करना था इसके अंदर, इसमें तो इसमें अगर सीधे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O जो है वो भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है ये एस्टर ग्रुप वो भी इधर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसको हम बचा नहीं पाएंगे, इस कार्बोनाइल ग्रुप को, अगर सीधे सीधे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करें, जबकि हमें ये जो इच्छित उत्पाद है, इच्छित प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल है, उसमें इस C डबल बॉन्ड O को रिएक्शन से बचाना था, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। इसके लिए ग्लाइकॉल के साथ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया इस हमारे स्टार्टिंग मटेरियल या इस सबस्ट्रेट या इस मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से जो है ये देखिए 1,3-डायऑक्सिलेन बन गया, इस कार्बोनाइल ग्रुप से ये ग्रुप बन गया, साइक्लिक एसिटल प्राप्त हुआ इसके रिएक्शन के द्वारा। ध्यान से देखें कि ये जो CH2 है वो ये दोनों CH2 हैं इथिलीन ग्लाइकॉल के, और इस तरह से साइक्लिक एसिटल बन गया। अब ये साइक्लिक एसिटल जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और जब हम इसका इस व्युत्पन्न का एसिटल व्युत्पन्न का जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो है ये वाला जो कंपाउंड है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए CH2OH में ये फंक्शन जो है कन्वर्ट हो गया। अब हमें जो इसमें नहीं चाहिए वो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप या परिरक्षण समूह कहते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये नहीं चाहिए, तो इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस से जो है ये बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ से भी टूट जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O वापस बन जाता है H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O वापस आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ नहीं किया होता जो कि इथिलीन ग्लाइकॉल से बना हुआ है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें ये प्रोडक्ट तभी मिल पाया जब हमने इस कार्बोनाइल ग्रुप को इस तरह से प्रोटेक्टेड डेरिवेटिव व्युत्पन्न में परिवर्तित किया इथिलीन ग्लाइकॉल की सहायता से। तो इस तरह से जो साइक्लिक एसिटल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेटिव बनाते हैं, और ये बनता है इथिलीन ग्लाइकॉल और कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। तो यही इसका इम्पॉर्टेंस है जो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के संश्लेषण में बहुत यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे मुझे कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।